particular lecture, dear student, I will discuss about the topic that is system with 2 degree of freedom, with 2 degree of freedom. यानी यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी ऐसे सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, 2 हो। और उसमें क्या क्या टॉपिक जो मैं डिस्कशन करूँगा, वन इज़ द प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैं एक सिस्टम कंसिडर करूँगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी किसी पर्टिकुलर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में जो प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो उनके मोड शेप बनेंगे, ठीक है, जो उनके मोड शेप बनेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ वी विल कंसिडर ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। हम यहाँ पर एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसिडर करेंगे और उस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन का प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, और उसके जो मोड शेप हैं उनके बारे में यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या समझते हो। अगर किसी सिस्टम के अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे आप क्या समझते हैं। तो द सिस्टम रिक्वायर्ड अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है दैट रिक्वायर्ड 2 independent coordinate, if a system required two independent कोऑर्डिनेट, अगर कोई सिस्टम 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम के अंदर टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, यानी इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब इट्स मोशन कम्प्लीटली, इसकी मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कम्प्लीटली इज कॉल्ड ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या होगा, द सिस्टम दैट रिक्वायर्ड 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हों उसकी मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम यहाँ पर बोलेंगे। तो अगर मैं बात करूं आगे यहाँ पर कि जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है, इन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, इन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, अगर मैं बात करूं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, इट कंटेन 2 मासेस, इसके अंदर कितने मासेस होंगे, 2 मासेस which will have 2 natural frequencies, which will have 2 natural frequencies, यानी कि जो भी पर्टिकुलर सिस्टम हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर मैं 2 मास कंसिडर कर रहा हूँ तो दोनों मास की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग रहेगी। तो दोनों मास की 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेंगी, एक मास की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वन की नेक्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। सो द सिस्टम विल बी हैविंग will be having 2 equation of motion, यानी कि सिस्टम की 2 इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी विच में बी ट्रीटेड
विच मे बी ट्रीटेड, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, विच मे बी ट्रीटेड एज कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, एज कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ पर हमें ये भी पूछा जा सकता है कि कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, उसमें 2 मास हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, तो प्रत्येक मास की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेपरेट रहेगी, यानी कि यहाँ पर 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। और अगर यहाँ पर 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, इट मीन्स प्रत्येक मास की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी। प्रत्येक मास के लिए अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ तो एक मास के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, दूसरे मास के लिए दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। अगर मैं उन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूँ तो जो इक्वेशन मेरे को मिलेगी दैट विल बी कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो हमारी क्या रहेगी, कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ द सिस्टम एट इट्स लोएस्ट, नेक्स्ट पॉइंट द सिस्टम एट इट्स लोएस्ट, लोएस्ट यानी सबसे कम, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं द सिस्टम एट इट्स लोएस्ट frequency, the system at its lowest frequency is called first mode, first mode। यानी जो सिस्टम है, अगर मैं बोलता हूँ सिस्टम अपनी सबसे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस पर काम कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, फर्स्ट मोड कहलाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। The system at its lowest frequency is called first mode, and the frequency is called, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ऐसा सिस्टम जिसकी कई सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं, हम यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का ले रहे हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में 2 फ्रीक्वेंसी रहेंगी आपकी, प्रत्येक मास की एक फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर सिस्टम की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो मिनिमम होगा उसको लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है, या इसको बोल देंगे फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उसमें जो मोड होगा, उसमें जो ग्राफ इसका प्लॉट होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट मोड, ओके। एंड एट इट्स सेकेंड हायर, और जो इसकी सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी रहेगी, एंड एट इट्स नेक्स्ट, जो उसकी नेक्स्ट सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी, जो उसकी नेक्स्ट सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी रहेगी इज कॉल्ड सेकेंड मोड एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब है, अगर आपने कोई सिस्टम कंसिडर किया है जिसकी n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और अगर उसकी n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो पहली जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें जो इसका मोड शेप बनेगा वो फर्स्ट मोड बनेगा। जो उससे नेक्स्ट हायर हो रहेगी सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी, उसमें जो मोड शेप बनेगा वो सेकेंड मोड बनेगा। और जो उससे नेक्स्ट होगी वो थर्ड हायर फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसमें थर्ड मोड बनेगा। ऐसे ही अगर n फ्रीक्वेंसीज हैं किसी सिस्टम की, ऐसा सिस्टम जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, n 10 20 50 कितना भी हो सकता है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम के फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड और थर्ड मोड, इस तरीके से हम उसके मोड से प्लॉट कर सकते हैं। तो इफ़ द टू मासेस वाइब्रेट, नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, इफ़ दी टू मासेस, अगर मैं बात करूँ कि 2 मासेज हैं, इफ़ द टू मासेस वाइब्रेट एट द if the two masses vibrate at the same frequency, यानी कि अगर 2 मासेस किस पर वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड इन सेम फेज, और किस में वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड इन सेम फेज, then it is called
a principal mode of vibration, then it is called a principal mode of vibration. It means अगर मैं यहाँ पर कहूँ, मान के चलिए टू मासेस वाइब्रेट कर रहे हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम है, दो मास सिस्टम है यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, तो प्रत्येक मास की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होनी चाहिए, बट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं दोनों मास की फ्रीक्वेंसी एफ है, सेम फ्रीक्वेंसी एफ से वाइब्रेट कर रहे हैं और सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का फेज डिफरेंस अलग अलग नहीं है। तो जब वो वाइब्रेट करेंगे दोनों मासेस, तो वो जो मोड होगा जिसमें वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशंस, यानी वो ऐसा मोड है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशंस। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन इफ़ द टू मासेस वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन द सेम फेज में सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल मोड को हम बोलेंगे प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और वी कैन से वो जो मोड शेप होगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इफ़ एट प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ एट प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन की कंडीशन है, इफ़ एट प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इफ़ एट प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड of one of the masses is unity, it is known as, then it is known as, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इफ़ एट प्रिंसिपल मोड, अगर मैं कंडीशन किसकी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन की कंडीशन है यानी कि दो सिस्टम है और दोनों सिस्टम सेम फ्रीक्वेंसी पर सेम फेज में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल मोड हो गया। और दोनों का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कितना हो, 1, मतलब दोनों में से किसी भी एक मास का जो प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो, 1 यूनिट हो, देन इट इज़ नोन एज नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये उसका नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, उसमें एक सिस्टम का जो वाइब्रेशन है एम्पलीट्यूड का वो 1 यूनिट है, ठीक है, तो उस टाइप के जो सिस्टम बनेगा वहाँ पर जो वाइब्रेशन का मोड होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो हेयर वी डिस्क्राइब अबाउट द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, सेकंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, ये क्या होते हैं इनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर जो कि पर्टिकुलर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 masses ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, 2 masses ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, अगर एक सिंपल पेंडुलम है, 2 masses ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर कपल्ड टूगेदर, अगर हमने उनको क्या कर दिया, कपल्ड कर दिया टूगेदर बाई मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग, बाई मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग, किसकी मदद से कपल्ड कर दिया, एक स्प्रिंग की मदद से कपल्ड कर दिया, बाई मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग, यानी 2 masses ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर कपल्ड टुगेदर बाई मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग। जैसे अगर आप इसको कैसे भी कपल्ड कर सकते हैं, सपोज करिए आपने एक बॉल लिया, ये 2 masses हैं, दीज आर द 2 masses, इन दोनों masses को हमने यहाँ पर ये कपल्ड कर दिया, मान के चलिए दीज आर द कपल्ड, ये दोनों masses को हमने यहाँ पर कपल्ड कर दिया। ये कोई पर्टिकुलर यहाँ पर एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग ले ली, इस स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है, के है, ठीक है, के इज़ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की स्टिफनेस के है यहाँ पर। ये जो मास है दैट इज़ मास m1,
एंड दिस मास इज़ योर M2, ये मास M2 है, ये मास M1 है, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस है। दिस इज योर सपोर्ट, ये आपका क्या है, एक सपोर्ट है। और फाइनली ये जो सिस्टम है ये कैसा है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। तो 2 मासेज ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के 2 मासेज हैं। अगर हम इसको उल्टा भी अटैच करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। सपोज करिए ये आपका फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये आपका पहला सिंपल पेंडुलम हो गया और ये आपका दूसरा सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है। दोनों का मास क्या है, वन इज़ M1 another one is M2, और इफ़ वी टेक ए स्प्रिंग विच इज़ हैविंग स्टिफनेस K और हमने यहाँ इसको अटैच कर दिया, तो दिस इज़ आल्सो ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ये कैसा है, एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें तो मान के चलिए कि एक कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम है, ये एक फिक्स सपोर्ट हो गया आपका, दिस इज द सपोर्ट, और इस सपोर्ट से मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, मान के चलिए दिस इज़ मास M1, और एक स्प्रिंग मैंने लिया जिसकी स्टिफनेस K1 और यहाँ पर मैंने मास अटैच कर दिया, सपोज दिस इज़ मास M1 इस स्प्रिंग से। तो ये क्या है, दिस इज द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इफ़ आई अटैच ए अनदर मास विद द अनदर स्प्रिंग विच इज़ हैविंग स्टिफनेस K2, जिसकी स्टिफनेस K2 है, और सपोज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर अटैचमेंट इज़ M2 और इसका मास क्या है, M2 है। तो नाउ दिस मास will be having a displacement x1 in this downward direction and this mass will be also having a displacement x2 in this downward direction. K1 and K2 are the stiffness as we are seeing. So this is also a example of 2 degree of freedom system. 2 degree of freedom system, यानी कि यहाँ पर भी सिस्टम की मोशन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर द 2 वेरिएबल्स x1 another one is the x2. तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, यानी कि ये भी क्या है, आपका एक एग्जांपल है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, जो हम यहाँ पर फर्दर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन की, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। तो मान के चलिए हमने एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ मैं। तो कंसीडर ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मैंने यहाँ पर एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसिडर किया है विच इज़ हैविंग द स्प्रिंग मास अरेंजमेंट, as shown in the figure, यानी कि उसमें ये मान के चलिए हम एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर किया, दिस सिस्टम, एंड दिस इज़ हैविंग द फिक्स सपोर्ट, ये एक फिक्स सपोर्ट है, एंड आई कंसिडर ए स्प्रिंग, मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग कंसिडर किया विच इज़ हैविंग K1 एंड दिस इज़ हैविंग द मास M1, यहाँ पर हमने एक मास अटैच किया है, दिस इज़ हैविंग M1। सपोज द डिस्प्लेसमेंट of this mass in the downward direction is x1. I attach another spring which is having a mass m2, यहाँ पर एक दूसरा मास हमने अटैच किया that is having m2, and this mass m2 is also having the displacement in the downward direction that is x2, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में x2 है, और इसकी जो स्टिफनेस है दैट इज़ K2। आई अटैच ए अनदर स्प्रिंग, मैंने यहाँ पर एक अनदर स्प्रिंग अटैच की
और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इस स्प्रिंग को फिक्स कर दिया, एंड दिस स्प्रिंग इज हैविंग ए स्टिफनेस K3. तो नाउ यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट बिहाइंड इट, मतलब हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फर्दर. तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट x1 है, ये डिस्प्लेसमेंट x2 है. इफ़ आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दीज टू मासेज, तो अगर मैं इन दोनों मासेज की यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अटैच करता हूँ, सपोज करिए दिस इज़ मास m1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो मैंने ये मास m1 को यहाँ पर शो कर दिया. अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर मास का इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आपका क्या दिखाई दे रहा है, x1. इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, x1 डॉट होगी. और इसी डायरेक्शन में अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूँ तो वो क्या हो जाएगा, x1 डबल डॉट. तो x1 डबल डॉट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन दिस स्प्रिंग विज स्ट्रेच. तो ध्यान से यहाँ समझना है कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में कुछ ऐसे स्ट्रेच होगी, ये इस तरीके से स्ट्रेच होगी, तो ऐसे. तो जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेच की डायरेक्शन है. फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जब ये स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच हो रही है तो जो भी पर्टिकुलर फोर्स है वो इसको इधर वापस से रीस्टोर करना चाहेगा, ये इसको इधर खींचेगा और इधर से इसको इधर खींचेगा. ठीक है, यानी कहने का मतलब है व्हेन द स्प्रिंग विल स्ट्रेच, जब आप इसको ऐसे मान के चलिए हैंड में पकड़ के इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये ऐसे 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 फैलेगी. ठीक है, और जब ये फैलेगी तो ये चाहेगी कि ऊपर से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको इधर खींचूं और इस वाले पार्ट को मैं इधर खींचूं. यानी ये जो स्प्रिंग है ये वापस से अपनी जो पोजीशन है उसको रीस्टोर करना चाहिए. और जब ये स्प्रिंग अपनी जो पोजीशन है उसको रीस्टोर करना चाहेगी तो इसमें जो फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ से जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो उसको मैं फोर्स को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने लगाया. मान के चलिए मास m1 नीचे कितना जा रहा है, x1. तो स्प्रिंग के अंदर भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, x1. तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, k1 इंटू में x1. इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मास अगर नीचे 10 mm जा रहा है तो स्प्रिंग के अंदर भी स्ट्रेच कितना होगा, 10 mm. जो स्प्रिंग k1 है इसके अंदर भी स्ट्रेच कितना होगा, 10 mm. तो ये ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, k1 इंटू x1. नाउ फर्दर स्प्रिंग नंबर 2 की बात करते हैं, जो k2 स्प्रिंग है. अगर मान के चलिए जो k2 स्प्रिंग है ये भी नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पर हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो x2 डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, नीचे की तरफ ही जा रहा है. तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन मानी है कि जो x2 का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर मैंने कंडीशन मान ली लेट कि जो x2 है यानी डिस्प्लेसमेंट x2 दैट इज़ ग्रेटर देन x1. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये मान के चलें, आप x2 को छोटा भी मान सकते हैं, x1 को बड़ा भी मान सकते हैं. समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि मान के चलिए x2 को आपने ज़्यादा बड़ा माना, x2 को माना आपने 10 mm का x2 के अंदर गैप दिया. ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया. और x1 को लिया आपने 8 mm. कितना लिया, 8 mm. जब स्टूडेंट x2 को हम कितना खींच रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में, 10. तो ये जो स्प्रिंग K3 है वो कितनी कंप्रेस होगी, 10. बिल्कुल सही है भाई. x2 को अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे कितना खींच रहा हूँ, 10 mm खींच रहा हूँ, तो ओबियसली ये जो स्प्रिंग K3 है ये कंप्रेशन में जाएगी, क्योंकि इधर से तो फिक्स है. तो ये कितनी कंप्रेस होगी, 10 mm कंप्रेस होगी. अब आ जाइए स्प्रिंग K2 पर. अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट कि ये जो स्प्रिंग K2 है, नीचे से आप इसको कितना खींच रहे हैं, 10. तो ये खींचेगी कितनी, 10. बट ऊपर से आप इसको कितना दबा रहे हैं, वो आप दबा रहे हैं 8. तो आप 10 तो नीचे से खींच रहे हैं बट ऊपर से 8 दबा भी रहे हैं. तो ये नेट कितनी खींचेगी, वो खींचेगी आपकी 2. 10 माइनस 8 भाई. 10 तो आपने खींच दिया, कोई स्प्रिंग है, एक साइड से 10 आपने खींचा, दूसरी साइड से आपने 8 इसको दबा दिया, तो नेट इसके अंदर खिंचाव कितना होगा, 10 माइनस 8. यानी नेट इसके अंदर खिंचाव कितना होगा स्टूडेंट, 10 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा, 2 mm. समझ गए होंगे. आई थिंक यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया x2 बड़ा है किससे, x1 से. ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि x2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है. तो जब x2 ज़्यादा है तो K2 स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच आएगा या कंप्रेशन आएगा, यानी टेंसाइल में जाएगी या कंप्रेशन में जाएगी. तो बच्चों ये टेंसाइल में जाएगी. ठीक है, क्योंकि देखो m1 को नीचे खींच रहे हैं तो K1 स्प्रिंग किस में चली जाएगी, टेंसाइल में. K1 स्प्रिंग स्ट्रेच में जाएगी, खिंचेगी, कंप्रेस नहीं होगी. अब बात आ गई K2 की. तो नीचे से कितना खींचा, 10. ऊपर से कितना दबाया, इसको 8. तो खिंचाव कितना हुआ, खिंचाव हुआ बच्चों कितना हुआ, 10 माइनस 8.
यानी टोटल जो आपका इसके अंदर एक्सपेंशन होगा वो कितना हो जाएगा 10 माइनस ई। तो उसी वजह से ऊपर से तो स्प्रिंग को जो स्ट्रेच लगेगा इस वाली डायरेक्शन में, क्योंकि ये खिंच रही है स्प्रिंग, जब स्प्रिंग खिंचती है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। यानी स्प्रिंग खिंच रही है तो ऊपर वाला नीचे की तरफ आएगा, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा K2, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा x2 माइनस x1। और सिमिलरली अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ नीचे यहीं पर सेम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा K2 x2 माइनस x1। अगर मैं इसको इधर लिखता हूँ तो K2 x2 माइनस x1, ये इतना फोर्स लगेगा। और ये जो स्प्रिंग है ये मास कितना हो जाएगा आपका m2। नीचे स्प्रिंग K3 क्या हो रही है कंप्रेस, तो फोर्स किधर लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, और फोर्स कितना हो जाएगा K3। कंप्रेस कितनी हो रही है x3, तो सॉरी कंप्रेस कितनी हो रही है x2, तो K3 x2, यानी फोर्स कितना लगेगा K3 x2। और यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा K2 x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा K2 x2 माइनस x1। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी यहाँ पर इस तरीके से ये डिस्क्राइब हो जाएंगी, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं दिस, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रेच इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा x2, और ये क्या हो जाएगा डबल डॉट, यानी x2 डबल डॉट। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि भाई हमने यहाँ पर इस चीज़ को किस तरीके से कंसिडर किया। अगर ये चीज़ इसको समझ में आ जाएगी डेफिनेटली ही विल गेट और ही विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब आगे चलते हैं। अब मान के चलिए आपने क्या किया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कंसिडर कर लिया, और ये जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है इसका डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर आपके फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, इन पर्टिकुलर फोर्सेज के जो भी पर्टिकुलर ड्राइंग हमें यहाँ पे करनी है उस ड्राइंग को हम आगे बढ़ाएंगे।